हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत अभी तक हमने इसमें काफ़ी मेजर टॉपिक कवर किए जा चुके हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंतर्गत इसके 2 लेक्चर कवर किए गए हैं, जिसमें काफ़ी टॉपिक कवर हो चुके हैं। फिर आपका जो एक इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक में आपके 2 लेक्चर कवर हो गए हैं, उसमें भी काफ़ी मेजर टॉपिक उसमें कवर किए गए। इसके साथ ही साथ आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का तो मैक्सिमम सेक्शन कवर हो ही चुका है। तो अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2024 करके प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह आता है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड ये हमारा पहला टॉपिक है। ज्योग्राफी के संदर्भ में ये हमारा पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर के अंतर्गत आपको जो टॉपिक है, क्योंकि ये आपका क्रैश कोर्स है, तो क्रैश कोर्स के हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कम समय में कवर कराना है, ताकि आपका एक एनालिसिस भी अच्छे से हो जाए। साथ ही साथ आपका एक क्विक रिवीजन के तौर पर ये क्रैश कोर्स श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में मैपिंग के थ्रू इसको कवर किया जाएगा। जिसमें आपके टॉपिक रहेंगे जैसे भारत का सामान्य परिचय। जो सामान्य परिचय रहेगा उसको इंडिया की फिजिकल पार्ट जो है उनके बारे में पढ़ा जाएगा। मेजर माउंटेन, मेजर पासेस जो दर्रे रहते हैं उनके बारे में, अपवाह तंत्र के बारे में, लेक्स के बारे में, वाटरफॉल के बारे में। तो ये आपके मेजर टॉपिक रहेंगे, जिनको आज की इस जो क्लास है, आपकी ज्योग्राफी की जो पहली क्लास है, इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा, ताकि आपका जो इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी है वो आपकी इसके अंतर्गत काफ़ी हद तक कवर हो जाएगी। चलिए, तो इसके आज के जो टॉपिक के एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन सा। भारत का सामान्य परिचय, भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ा जाएगा। भारत के भू आकृतिक विभाग के बारे में, भारत की भौतिक भूगोल के बारे में, भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में, भारत के अपवाह तंत्र के बारे में, नदियों के बारे में कि कहाँ से कौन सी नदियाँ निकलती हैं, सभी के बारे में विस्तृत में चर्चा की जाएगी, और भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। ये ऐसे टॉपिक है कि इनसे आपके क्वेश्चन आते हैं, और ये फैक्चुअल भी रहते हैं और ये समझने के बेसिस पे भी रहते हैं। तो अगर आप इसको मैप के माध्यम से पढ़ते हैं तो वो काफ़ी जल्दी आपको समझ में आ जाता है। अब आता है हमारा पहला टॉपिक, इसके अंतर्गत भारत का सामान्य परिचय। भारत के सामान्य परिचय को एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया की मैप के माध्यम से देखते हैं कि सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है कि भारत कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का एक है। तो इसके संदर्भ में आपको बता दें कि भारत अभी प्रेजेंट में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 स्टेट हैं और यूटी कितने हैं? 8 यूटी हैं। तो इसके संदर्भ में सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कौन कौन से जो आपके केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं, इनके बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं। फिर इसके बाद आपके प्रश्नों को, जो भी आपके इसके अंतर्गत टॉपिक रहेंगे, उनको कवर किया जाएगा। आपका जैसे ऊपर से देखा जाए तो सबसे पहले आता है यहाँ पर आपका राज्यों के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश आता है। उसके बाद आता है आपका पंजाब, पंजाब के बाद आता है हरियाणा, हरियाणा के बाद आता है राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात, गुजरात के बाद देखा जाए यहाँ पर उत्तराखंड आएगा, उत्तराखंड के बाद आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ आप बिहार को देख सकते हैं, यहाँ आप झारखंड को देख सकते हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश को, यहाँ पर आप छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ उड़ीसा को, फिर यहाँ पर आप पश्चिम बंगाल को, पश्चिम बंगाल के बाद आप सिक्किम को देख सकते हैं। फिर यहाँ पर असम आता है, असम, अरुणाचल प्रदेश आता है, मेघालय आता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये राज्य आते हैं। फिर एक तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो महाराष्ट्र से शुरू करें तो महाराष्ट्र हुआ, गोवा हुआ, कर्नाटक हुआ, फिर इसके बाद तेलंगाना आता है, फिर आंध्र प्रदेश आता है, इसके बाद आपका तमिलनाडु और केरला आता है। तो ये भारत के टोटल 28 राज्य हैं। तो कितने राज्य हैं टोटल? 28 राज्य के संदर्भ में। चलिए, तो अब इसके केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में देख लेते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। अब आता है कि भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले आता है जम्मू कश्मीर, जो ऊपर सबसे ऊपर है। फिर आता है आपका लद्दाख, जो कि नया भी केंद्र शासित प्रदेश ही बनाए गए हैं। इसके बाद आता है चंडीगढ़, जो यहाँ पर आपका चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ के बाद आता है आपका दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव आता है। फिर आता है दिल्ली आपका, फिर आता है पुदुचेरी, पुदुचेरी आता है। उसके बाद आता है लक्षद्वीप, जो कि यहाँ पर है, और यहाँ पर आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये प्रमुख भारत के राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र हैं, जिसमें टोटल 28 राज्य है और आपके 8 यूनियन टेरिटरी आते हैं। तो इस तरीके से ये आपके 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एक सामान्य परिचय है, क्योंकि इसके में ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, क्योंकि कभी कभी ये छोटे क्वेश्चन भी उसमें डायरेक्ट
फैक्टर के तौर पर पूछ लिया जाता है। तो ये आपको एक तरीके से बता दिया कि ये आपके राज्य हैं, इनकी अवस्थिति है। तो इस तरीके से ये भारत के संदर्भ में आता है। अब आता है सबसे पहले कि भारत के नामकरण के संदर्भ में एक चर्चा देख लेते हैं कि भारत का जो नाम हुआ है तो उसके संदर्भ में आता है कि भारत एक महान देश है और यहाँ की जो संस्कृति एवं सभ्यता है वह उतनी पुरानी है जितनी कि मानव उत्पत्ति। इन मानव उत्पत्ति के संदर्भ में आता है जैसे कि इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त था, फिर बाद में राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। वैदिक आर्यों का जो निवास स्थान सिंधु घाटी में था तो पर्शिया के लोगों ने सबसे पहले सिंधु घाटी में भारत में प्रवेश किया और वे लोग जो होते थे वह सा को हा के रूप में प्रोनाउंसिएट करते थे, सा को हा में प्रोनाउंसिएट करते थे। इस कारण से सिंधु को उन लोगों ने हिंदू नदी कहा, जो सिंधु नदी थी उन लोगों ने उसको हिंदू नदी कहा और इसी आधार पर देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। और ये लोग जब सिंधु का बदला रूप हिंदू यहाँ के निवासियों के लिए प्रयोग करते थे और एक तरीके से कहा जाए तो यह एक पहले भारत को एक जम्बू द्वीप का भी प्रयोग किया जाता था। तो इस तरीके से ये भारत की एक उत्पत्ति हुई और इसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत जो अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है जिसमें आपका अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो इस तरीके से ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में है। चलिए तो अब इसकी सबसे पहले भौगोलिक अवस्थिति को देख लिया जाए कि भारत के संदर्भ में इसकी भौगोलिक अवस्थिति को जानते हैं। भारत को एक तरीके से देखा जाए तो भारत की भौगोलिक स्थिति पूर्वी पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो यह भारत कहाँ पर स्थित है? भारत के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में यह स्थित है, जो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत है और 8 डिग्री 4 कला से 37 डिग्री 6 कला तक आता है और 68 डिग्री 7 कला से 97 डिग्री 25 कला के पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो ये भारत की अवस्थिति है। फिर आता है कि भारत के लिए जो पूर्वी देशांतर है वहाँ से जो 42.5 डिग्री, यहाँ से आपकी 82.5 डिग्री एक रेखा होकर जाती है। ये आपकी 82.5 डिग्री रेखा होकर जाती है जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर जाती है। तो ये कहाँ से होकर जाती है? इलाहाबाद के नैनी के होकर जाती है। यह भारत के 5 राज्यों जिसमें कि आपका उत्तर प्रदेश, आपका मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़ के साथ आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये आपके 5 स्टेट है जहाँ से यह मानक समय रेखा यानी कि 82.5 डिग्री जो है यहाँ से होकर गुजरती है। तो ये आपके 5 स्टेट हैं। फिर आता है कि भारत की कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है। अब कर्क रेखा के संदर्भ में देखा जाए तो भारत की यह जो कर्क रेखा है यह एक तरीके से इस तरीके से होके जाती है। तो इसमें आपके कौन कौन से स्टेट आते हैं, जैसे कि आपका गुजरात हुआ, गुजरात, फिर आपका राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आता है। तो ये भारत की कर्क रेखा है जो कि इतने 8 राज्यों से होकर जाती है। तो कौन कौन से राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये आपके 8 राज्य हैं। तो इसके संदर्भ में आपको याद कर लेना है कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये आपके 8 राज्य जहाँ से कर्क रेखा होकर जाती है। अब भारत की भौगोलिक अवस्थिति के संदर्भ में देखा जाए तो एक तरीके से भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। कुल क्षेत्रफल देखा जाए तो भारत का क्षेत्रफल 2.43% भारत का विश्व के क्षेत्रफल का ये कवर करता है। तो कितना कवर करता है? 2.43% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की विश्व में 7वें नंबर पर है, जिसमें पहले नंबर पर आपका रूस आता है, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वें नंबर पर ब्राज़ील और 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है और उसमें 7वें नंबर पर आपका भारत का स्थान आता है। भारत को एक जो विश्व की कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो क्षेत्रफल है 17.5% क्षेत्र को यह कवर करता है। और भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत का जो लंबाई, जो भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई है, जैसे कि यहाँ से आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर जब जाते हैं तो भारत की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। और आपकी जब उत्तर से दक्षिण की ओर, ये उत्तर से जब दक्षिण की ओर जाते हैं तो इसकी लंबाई 3214 मतलब कि 3214 किलोमीटर होती है। तो ये 2933 किलोमीटर इसमें है उत्तर से पश्चिम से पूर्व की ओर। जब आप ईस्ट से वेस्ट की ओर जाते हैं, जब आप उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो यहाँ पर आपकी 3214 किलोमीटर यानी कि 3214 किलोमीटर होती है। भारत को देखा जाए तो ये लगभग चतुष्कोणीय आकृति में
स्थान रखता है। और इसे त्रिभुज, जो भारत का प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पर इसकी त्रिभुजाकार आकृति होने के कारण यहाँ पर आपका प्रायद्वीपीय पठार है। इसकी त्रिभुजाकार आकृति होने के कारण हिंद महासागर की दो शाखाओं में बांटा गया। एक यहाँ पर आती है आपकी बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर आती है आपकी, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर आपका आता है, नहीं, यहाँ पर आती है आपकी बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर आता है अरब सागर। तो ये बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पर आपका अरब सागर है, तो अरब सागर यहाँ पर आता है। अब आता है कि भारत की स्थलीय सीमा के संदर्भ में देखा जाए तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। और मुख्य भूमि के संदर्भ में भारत की सीमा, तटीय सीमा देखा जाए तो 6100 रहती है। लेकिन ये भारत के जितने भी द्वीप हैं इनको मिला के जो भारत की सीमा है 7515.5 किलोमीटर यहाँ की सीमा आती है। तो ये यहाँ पर इतनी इसकी सीमा है, कुल इसकी तटीय सीमा है। तो इस तरीके से और देखा जाए तो गुजरात की जो तटीय सीमा है वो सर्वाधिक लंबी है। तो इस तरीके से आता है। तो ये भारत की अवस्थिति के संदर्भ में कुल एक मतलब कि जनरल के तौर पर है कि भारत की ये स्थिति है, इस तरीके से इसकी भौगोलिक अवस्थिति है, तो इसके संदर्भ में ये आता है। अब आता है कि भारत की सीमा से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, तो इनकी सीमा से रिलेटेड भी टॉपिक को देख लेते हैं। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा और संबद्ध राज्यों के बारे में देखा जाए तो एक तरीके से भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके संदर्भ में देखते हैं। भारत का जो पड़ोसी देश आता है यहाँ पर आपका मतलब कि बांग्लादेश आता है। बांग्लादेश जो आपका किस किस राज्यों से होकर घिरा हुआ है? एक तो आपका पश्चिम बंगाल आता है, फिर आता है आपका मेघालय, मेघालय के बाद आता है मिजोरम, फिर आता है त्रिपुरा और असम। ये आपके जो 5 राज्य हैं ये यहाँ से बांग्लादेश की सीमा छूती है, जो कि सर्वाधिक लंबाई है यहाँ की 4096.7 किलोमीटर यहाँ की टोटल लंबाई है। तो यहाँ की सर्वाधिक लंबाई वाला देश जो है वह बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा भारत की स्पर्श करती है, जो कि 5 राज्यों में है, जिसमें पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम आते हैं। फिर आता है आपका चीन, यहाँ है आपका चीन। तो चाइना के संदर्भ में इसकी सीमा रेखा को देखें तो चाइना के संदर्भ में आपका जैसे कि यहाँ से आपकी लद्दाख से सीमा स्पर्श करती है, हिमाचल प्रदेश से सीमा स्पर्श करती है, फिर आता है आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड से करती है, यहाँ पर सिक्किम से और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से। तो यहाँ पर भी टोटल आपके 5 राज्यों से सीमा स्पर्श करती हो और यह इसकी कुल लंबाई को देखा जाए तो यहाँ पर 3488 यहाँ की कुल लंबाई होती है। तो इस तरीके से यहाँ की लंबाई होती है। फिर आता है आपका तीसरे नंबर पर पाकिस्तान। पाकिस्तान के संदर्भ में देखा जाए तो पाकिस्तान की जो सीमा है वह भी 5 राज्यों से, यानी ये 5 राज्यों से होकर जाती है, जिसमें पहले नंबर पर आपका गुजरात है, फिर राजस्थान आता है, राजस्थान के बाद पंजाब का स्थान है, पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर, फिर आपका लद्दाख आता है। तो ये आपके 5 स्टेट हैं जिससे पाकिस्तान की सीमा लगी हुई है, जो कि 3323 किलोमीटर के क्षेत्र को यह कवर करती है। अब आता है इसके अंतर्गत आपके नेपाल के बारे में। यहाँ आपका नेपाल है। नेपाल के संदर्भ में देखा जाए तो भारत के यहाँ पर भी 5 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। तो इसमें सबसे पहले तो आपका उत्तर प्रदेश है, जो कि नेपाल की सीमा से स्पर्श करता है। फिर इसके बाद आता है बिहार, बिहार के बाद आता है आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद सिक्किम और यहाँ पर आपका उत्तराखंड आता है। तो ये टोटल आपके 5 राज्य है जिससे यह सीमा स्पर्श करती है और यह टोटल देखा जाए तो नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर की सीमा को स्पर्श करता है। अब आता है आपका मिजोरम। मिजोरम के बारे में देखा जाए तो मिजोरम म्यांमार यहाँ पर है। तो यहाँ के संदर्भ में देखते हैं कि म्यांमार से कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। म्यांमार से एक तो आपकी अरुणाचल प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है पहला, फिर आपकी नागालैंड की सीमा स्पर्श करती है, फिर आपकी मिजोरम की सीमा स्पर्श करती है और मणिपुर की सीमा स्पर्श करती है। तो ये आपके 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार की सीमा से स्पर्श करते हैं। तो म्यांमार से कितने राज्य स्पर्श करते हैं? 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, जो कि म्यांमार के संदर्भ में देखा जाए तो ये 1643 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती है। फिर आता है आपका भूटान। भूटान के संदर्भ में देखा जाए कि भूटान से कितनी सीमाएं और कितने राज्य की सीमा प्रवेश करती है। तो यहाँ आपका भूटान है, जहाँ पर आपकी 699 किलोमीटर की सीमा को स्पर्श करती है, जिसमें आपका पश्चिम बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल के बाद आपका सिक्किम, सिक्किम के बाद आपका अरुणाचल प्रदेश और असम, मतलब कि 4 राज्य जो हैं जो कि भूटान से
सीमा को स्पर्श करती है। फिर आता है आपका जो इसके अंतर्गत लास्ट अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य है, देश है, जिसमें आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, यहाँ पर आपके अफगानिस्तान की सीमा स्पर्श करती है। तो अफगानिस्तान की सीमा किससे स्पर्श करती है? एक लद्दाख से स्पर्श करती है। पहले जब इसको डिवाइड नहीं किया गया था तो उस टाइम पे पाक अधिकृत में आता था या जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था, लेकिन अभी प्रेजेंट में इसके मैप में जो चेंज किया गया है तो लद्दाख वाले क्षेत्र में अफगानिस्तान की सीमा स्पर्श करती है और यह टोटल देखा जाए तो 106 किलोमीटर की सीमा को कवर करता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो आपके पूरे राज्य हैं, मतलब कि जो राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श करने वाले कुल जो राज्य हैं उसमें टोटल 17 पड़ोसी देश हैं जो एक दूसरे से सीमा स्पर्श करते हैं और यह टोटल 15,106.7 किलोमीटर के क्षेत्र को यह कवर करती है। मतलब कि इतने किलोमीटर के क्षेत्र से यह चारों तरफ से इस तरीके से ये आपके चारों तरफ से यहाँ पर घिरी हुई है। तो इसकी अवस्थिति के संदर्भ में देखा जिसमें सर्वाधिक सीमा किसकी है? आपकी बांग्लादेश की है और सबसे कम किसकी है? अफगानिस्तान की। और टोटल कितने राज्यों से स्पर्श करती है? 17 राज्यों से स्पर्श करती है, जो कि इसके संदर्भ में एक एक करके देखा हुआ है। अब आता है इसके अंतर्गत हमारा नेक्स्ट कि भारत के भौतिक भूगोल के बारे में, कि भौतिक के संदर्भ में देखा जाए कि इसमें एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि भारत का जो कितनी पर्वत श्रेणियाँ हैं, कितने पठार हैं, इनके बारे में, कौन सी पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, तो इस मैप के माध्यम से आपको बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर सबसे ऊपर आपका पामीर का पठार है, यहाँ पर हिंदू कुश श्रेणी है। एक गॉडबे नास्टिंग जो कि केटू, ये जो 611 मीटर की ऊंचाई पर है। फिर यहाँ पर आपकी कुनलुल श्रेणी है। फिर यहाँ पर जॉस्कर श्रेणी है। यहाँ काराकोरम पर्वतमाला है। कैलाश श्रेणी यहीं पर है, जो कि पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में अवस्थित है। कंचनजंगा जो कि 8,598 मीटर पर स्थित है। नंदा देवी 7,816 मीटर पर। धौलागिरी 8,172 मीटर पर। अन्नपूर्णा 8,072 मीटर पर। माउंट एवरेस्ट जो है वह 8,848 मीटर पर है, जो कि सर्वाधिक लंबी है। यहाँ मकालू है। ये सभी बृहद हिमालय के अंतर्गत आती है। फिर आता है यहाँ पर अगर नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर नागा पहाड़ी है, पटकाई बूम है, लोसाई पहाड़ी आती हैं और यहाँ पर ये अराकान योमा है। फिर आता है यहाँ इस साइड के वेस्ट की ओर जाते हैं तो वेस्ट में आपका थार का मरुस्थल मिलता है। यहाँ अरावली श्रेणी है। अरावली श्रेणी पर आपका गुरु शिखर है, जो कि 1,722 मीटर की यहाँ की ऊंचाई है। फिर आता है मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, विंध्याचल श्रेणी, कैमूर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, राजमहल की पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पर मलयागिरी पहाड़ियाँ हैं, मैकाल श्रेणी है, यहाँ हरिश्चंद्र श्रेणी है, यहाँ भथाल घाट, भोर घाट है और यहीं पर आपकी कलसुबाई की श्रेणी है, सतमाला श्रेणी है। फिर दक्षिण भारत का पठार यहाँ पर आता है, जहाँ पर आपके नन्नामलाई हिल, जावादी, सेवराई ये हिल है आपकी। फिर यहाँ पर तमिलनाडु का ये मैदान आता है, यहाँ दोदा बेटा है, जो कि 2,637 यहाँ की मीटर ऊंचाई है। नीलगिरी पहाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं। अनाईमुडी यहाँ पर है पर्वत श्रृंखला है। फिर यहाँ पर कोडमम की पहाड़ियाँ हैं। महेंद्रगिरी जो है भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी है। तो इसको एक तरीके से ये मैप के माध्यम से बताया गया है कि आपकी ये जो लोकेलिटी के हिसाब से जो क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी अवस्थिति कहाँ पर है, तो इस तरीके से आप अगर इसका ये मैप बना लेते हैं तो आपको याद करने में आसानी होगी, क्योंकि ये हिल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऊपर नीचे करके क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो आप जब मैप बना लेते हैं, मैप के माध्यम से इसको पढ़ते हैं तो आपको वो माइंड में विजुलाइज करना आसान हो जाता है, क्योंकि माइंड मैप बना लेते हैं तो उसमें आप जब सोचते हैं या फिर कहते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ होगा, तो इस तरीके से जब होता है तो याद करने में आसानी हो जाती है। अब आता है हमारा भारत के भू आकृतिक विभाग के संदर्भ में पढ़ते हैं। भारत के भू आकृतिक विभाग के संदर्भ में देखा जाए तो इसे टोटल 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। 5 पार्ट के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं, जिसमें आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र आता है, दूसरा आता है प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र आता है, तीसरा आता है उत्तर भारत का विशाल मैदान, चौथा आता है तटवर्ती मैदान और पांचवा आता है द्वीपीय भाग। तो इस तरीके से इसे 5 भागों में डिवाइड किया गया। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जो है उसे भी 4 तरीके से डिवाइड किया गया है, जैसे कि ट्रांस हिमालय, हेमाद्री या फिर सर्वोच्च बृहद हिमालय के बारे में। फिर तीसरा आता है हिमाचल श्रेणी या लघु मध्य हिमालय और पांचवी जो आपकी चौथी आती है शिवालिक श्रेणी के बारे में है। तो इस तरीके से है। फिर आता है आपका प्रायद्वीपीय पठार, जिसमें प्रमुख पठार पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट आता है। फिर आता है उत्तर भारत के विशाल मैदान में, जैसे भावर, तराई, बागर, खादर आते हैं, उनके बारे में। फिर तटवर्ती मैदान के बारे में कि पश्चिमी तटीय मैदान कैसा
है, पूर्वी तटीय मैदान कैसा है, और ये द्वीपीय भाग के अंदर में जिसमें आपके 2 द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप आते हैं। तो इस तरीके से इन द्वीपों के बारे में, तो ये आपकी 5 तरीके से इनके भू आकृतिक विभाग को मतलब कि डिवाइड किया गया है। इनकी सबसे पहले मैप में अवस्थिति को देख लेते हैं, फिर इसके बाद से आपके एक एक करके प्रत्येक टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, कि मतलब कि इसके डिटेल में पढ़ते हैं। ये आपका भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो ये भारत का मैप बनाया गया है, जहाँ पर ये यहाँ पर आपका ये हिमालय है, ये उत्तरी मैदान है, यहाँ पर आपका प्रायद्वीपीय पठार का ये हिस्सा शिलोंग का पठार है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार है। यहाँ पूर्वी तटीय मैदान है, यहाँ पर पश्चिमी तटीय मैदान है, ये आपके द्वीप समूह है, और ये काठियावाड़ प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीप है। तो इस तरीके से ये भौगोलिक अवस्थिति के संदर्भ में है। जैसे कि अभी ये बताया कि आपका यहाँ पर कौन सा है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो गया, यहाँ पर आपके उत्तरी मैदान हो गया, यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार आया, ये जो आपके तटीय मैदान हो गए, और ये द्वीप समूह हो गए। तो इस तरीके से ये 5 तरीके से भारत को इतने संदर्भ में डिवाइड किया गया है। तो चलिए एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो आता है आपका उत्तर पर्वतीय क्षेत्र के संदर्भ में। उत्तर पर्वतीय क्षेत्र की पर्वत श्रेणियों को 4 तरीके से डिवाइड किया गया है। अब इसमें कौन कौन सी डिवाइड किया गया है? पहली तो आती है आपकी ट्रांस हिमालय क्षेत्र, दूसरी आती है हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च वृहद हिमालय, तीसरी आती है हिमाचल श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय, और चौथी आती है शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय, इसके अंतर्गत आता है। एक तरीके से देखा जाए तो इसे ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो होता है वह जो आती है वह काराकोरम, लद्दाख, जॉस्कर आदि पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत आती है। जैसा कि अभी आपने मैप में देखा हुआ है कि सबसे ऊपर आपके काराकोरम, लद्दाख और जॉस्कर पर्वत श्रेणियां हैं, जिनका निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था। तो कब इनका निर्माण हुआ था? इनका हिमालय से भी पहले इनका निर्माण हो गया था। और ये मुख्यतः देखा जाए तो यह पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में K2 गॉडविन हास्टन जो पर्वत श्रृंखला है यहीं पर इसको मिलती है, और इसकी जो ऊंचाई है वह 8,611 मीटर की है, जो कि सबसे बड़ी है। और ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय को इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग किया गया है। तो ये यहाँ की जो आपके ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के मतलब कि ये जो पर्वत श्रृंखलाएं एक तरीके से इस तरीके से होती हैं, तो उनको एक डिवाइडेशन वाली लाइन खींची जाती है कि यहाँ तक आपका ट्रांस हिमालय था, यहाँ आपका ट्रांस हिमालय है, तो यहाँ पर आपका जो दूसरा हिमालय होगा तो वह बृहद हिमालय होगा। तो उसके लिए एक रेखा को डिवाइड कर दिया जाता है ताकि ये पता रहे कि ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है, ये बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है, ये मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है, ये लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से प्रत्येक पर्वत श्रेणी में भी होता है, इस भौगोलिक अवस्थिति में होता है। तो इस तरीके से स्थिति देखने को मिलती है। तो आपकी जो रेखा जो है इसके बारे में पूछा जाता है कि आपका जो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करने वाली सीमा रेखा कौन सी होती है, कौन सा जोन होता है? तो इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा यह अलग होती है। तो ये इसके संदर्भ में इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब आता है हमारी दूसरी हिमाद्री या सर्वोच्च बृहद हिमालय, इसके बारे में। यह जो होती है तो ये हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी या श्रेणी होती है। यहाँ पर देखा जाए तो इसकी ऊंचाई औसत से 6000 मीटर होती है, और एक तरीके से यह विश्व के जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिखर इसी पर स्थित हैं। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण शिखर हैं? एक तो आती है माउंट एवरेस्ट जो कि 8848 मीटर की ऊंचाई पर है, कंचनजंगा जो कि इसकी ऊंचाई 8558 मीटर है, फिर आता है नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, नमचा बरवा आदि ये प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ आती हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में अवस्थित है। इसकी अवस्थिति से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आते हैं। बृहद हिमालय और लघु हिमालय को जो रेखा डिवाइड करती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है। तो आपकी जो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को किसके द्वारा अलग किया गया है? इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा, और आपकी बृहद हिमालय और लघु हिमालय को मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा इसे डिवाइड किया गया है। तो इस तरीके से ये अलग होती है। अब आती है तीसरी पर्वत श्रेणी जो कि हिमाचल श्रेणी या लघु हिमालय या मध्य हिमालय इसे कहा जाता है। यह जो पर्वत श्रेणी है इसे एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिबा, महाभारत श्रेणियाँ यहाँ पर होती हैं। बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू व कांगड़ा घाटियाँ मिलती हैं, और अल्पाइन चारागाह भी यहाँ पर स्थित होती हैं, जहाँ कश्मीर घाटी में मर्ग जिसे गुलमर्ग या सोनमर्ग कहा जाता है, और उत्तराखंड में इसे बुग्याल या पायार कहा जाता है।
और लघु हिमालय और शिवालिक में एक जो बाउंड्री होती है उसे मेन बाउंड्री फॉल्ट से अलग होती है। तो यहाँ पर कौन सी है जो कि लघु हिमालय और शिवालिक को अलग करती है, वह मेन बाउंड्री फॉल्ट है। और यहाँ पर जो आपका लघु हिमालय है, यहीं पर आपकी पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिपा, महाभारत पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। और यहीं पर आपके लाहौल, स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा घाटियाँ भी हैं। और यहीं पर आपकी मर्ग भी है, मतलब कि गुलमर्ग, सोनबर्ग, और उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार जो है, और जो कि यहाँ की लघु हिमालय एक स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थलों के लिए भी विख्यात है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि को लिया जाता है और यह एक मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। तो ये इसकी विशेषता है। अब आता है आपका 4th नंबर का शिवालिक या अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय के बारे में। इसके संदर्भ में देखा जाए तो हिमालय का यह नवीनतम भाग होता है, जो कि शिवालय और लघु हिमालय के बीच कई घाटियाँ हैं, जैसे कि काठमांडू घाटी। शिवालिक का निचला भाग जो होता है वह तराई कहलाता है और यह दलदली और वनाच्छादित होता है। तराई के दक्षिण भाग में बृहद सीमावर्ती भ्रंश मिलता है, जो कि कश्मीर से असम तक विस्तृत है। तो यह शिवालिक के संदर्भ में आता है। तो ये आपके मेन जो 4 पार्ट में से डिवाइड किया गया है, इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है हमारा इसके अंतर्गत दूसरा, जो स्टार्टिंग में आपको एक सिनॉप्सिस के थ्रू बताया गया है कि इसे 5 तरीके से डिवाइड किया गया है। तो अभी आपने पहले पार्ट को पढ़ा, मतलब अब आता है इसका फिर दूसरा पार्ट, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में देखा जाए तो यह प्राचीन गोंडवाना भूमि का एक भाग है एवं यह त्रिभुजाकार आकृति में है। तो इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार आकृति है और यह प्राचीन गोंडवाना भूमि का भाग है। यहाँ पर अरावली, राजमहल और शिलोंग की पहाड़ियाँ जो होती हैं वहाँ इसकी उत्तरी सीमा को निर्धारित करती हैं। और यहाँ पर राजमहल, गारो और गैप जो होते हैं, वहाँ पर राजमहल व मेघालय की पहाड़ियों के बीच के भाग को जलोढ़ निक्षेप से द्वारा या ढक जाने से निर्मित हुए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर सोन, चंबल, दामोदर नदियों की दिशा स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है और इसके मतलब कि उत्तरी भाग में और दक्षिणी भाग में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की दिशा एक स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। तो इस तरीके से होता है। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में देखा जाए तो इसको कई उपभागों में, मतलब कि कई भागों में विभाजित किया गया है। तो ये इसके विभिन्न विभाग हैं जिसके अंतर्गत इन्हें डिवाइड किया गया। इसमें आपको समझाने के लिए मैप बनाया गया है, कोई ऐसा नहीं है कि अच्छा मैप नहीं बनाया है या कुछ भी है। तो ये आपको समझाने के बेसिस पे ही बनाया गया है कि आप इस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कौन सी अवस्थिति कहाँ पर है। इसमें आपका जैसे मध्य प्रदेश में, इसमें साथ में स्टेट भी बता दिए गए हैं और आपके पठार भी बता दिए गए हैं, ताकि आपको समझने में और याद करने में आसानी रहे। यहाँ पर आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला से ये शुरू होता है, तो इस तरीके से ये है। फिर यहाँ पर मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार यहाँ पर आता है, दंडकारण्य पठार, तेलंगाना का पठार, रायलसीमा का पठार, कर्नाटक का पठार, शिलोंग का पठार जो कि मेघालय की पहाड़ियों के अंतर्गत आता है। तो ये आपके प्रमुख पठार हैं। यहाँ पर इनकी अवस्थिति को देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है आपका मालवा, बैतूल, मालवा का पठार, बैतूल का पठार, बघेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार जो है वह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। फिर आता है दंडकारण्य का पठार जो कि जिसे उत्कल का पठार भी कहा जाता है, यह उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में आता है। रायलसीमा का पठार जो है वह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में आता है। तेलंगाना का पठार आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। शिलोंग का पठार जो है वह मेघालय में, और हजारीबाग या छोटा नागपुर का पठार जो है वह झारखंड के अंतर्गत आता है। तो ये प्रमुख प्रायद्वीपीय पठार की अवस्थिति है जिनके अंतर्गत ये प्रमुख पठार है और इनके अंतर्गत जो जिस स्टेट के अंतर्गत आता है तो इनको भी आपको दिया गया है। यहाँ पर आपके पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को भी साथ ही साथ बताया गया है कि पूर्वी घाट की अवस्थिति और पश्चिमी घाट की अवस्थिति ये है, जो कि उत्तरी सरकार से यहाँ तक तमिलनाडु पहाड़ी तक है, जिसमें आपकी ये पूर्वी घाट की जो मध्य कुटप्पा घाटी है, मतलब की जो पहाड़ी है, वहाँ पर आपकी नल्लामलाई, एर्नामल्ला, बेलीकोंडा और पालीकोंडा ये पर्वत श्रेणियाँ हैं। और यहाँ पर आपकी जावेदी और सेमराई आपकी तमिलनाडु पहाड़ी के अंतर्गत ये चोटी आती हैं। तो इस तरीके की श्रेणियाँ हैं। यहाँ पर आपका ताप्ती मोहानी से लेकर कमारी अंतरीप तक ये यहाँ पर इसका पश्चिमी घाट का विस्तार दिया गया है। तो इसकी अवस्थिति, इसके संदर्भ में आपको प्रायद्वीपीय पठार को एक समझाया गया है ताकि ये आप कौन सी कहाँ पर अवस्थिति है तो इसके संदर्भ में देख लें। अब आता है आपका नेक्स्ट उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में जानते हैं कि उत्तर भारत का विशाल, जैसे कि आपका भाबर, तराई, बांगर, खादर आता है। तो ये इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तो भाबर जो ये है, जो उत्तर भारत के विशाल मैदान की जो शुरुआत है, वैसे आमतौर पर सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है।
क्योंकि ये जो मैदान का निर्माण है वह जलोढ़ अवसादों के निक्षेप से हुआ है। मतलब कि जो जलोढ़ अवसाद जो आते हैं नदियों के द्वारा बहाव के थ्रू, तो उनके द्वारा ही इनका निर्माण हुआ है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इन्हें धरातलीय स्वरूप के आधार पर इन्हें विभिन्न भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ आपका पर्वत है, मतलब कि हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जो कि शिवालिक की तलहटी का क्षेत्र होता है, वहाँ पर आपका भाबर क्षेत्र होता है। यहाँ भाबर क्षेत्र में आपके देखा जाए तो यह सिंधु नदी से लेकर तिस्ता तक का एक अभिन्न रूप मिलता है, और इसकी चौड़ाई जो होती है वह 8 से 16 किलोमीटर की इसके अंतर्गत इसकी चौड़ाई आती है। और यहाँ पर देखा जाए तो एक तरीके से कंकड़ पत्थरों यानी कि बजरी की अधिकता के कारण इनकी अधिक पारगम्यता, और यहाँ नदियाँ विलीन हो जाती हैं। तो आपका भाबर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर नदियाँ विलीन हो जाती हैं, और यहाँ पर कंकड़ पत्थरों की भी अधिकता के कारण इसका ही मेन रीजन है। फिर आता है आपका दूसरे नंबर पर आता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र जो होता है वह प्रायः दलदली क्षेत्र होता है। यह दक्षिण मतलब कि भाबर प्रदेश की यहाँ के दक्षिण से ये स्टार्ट हो जाता है। यहाँ जो भाबर क्षेत्र की लुप्त नदियाँ हैं यहाँ पुनः सतह पर आ जाती हैं। मतलब कि यहाँ जो नदियाँ लुप्त हुई थी वो यहाँ पर आके सतह पर आ जाती हैं, और यहाँ पर इनकी गति जो होती है वह धीमी हो जाती है। और यहाँ एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ घने वन, जैव विविधता के भंडार भी यहाँ तराई क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। फिर आता है आपका बांगर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र जो देखा जाए एक तरीके से यह मैदानी भाग का उच्च भाग होता है। यहाँ पर कंकड़ रेत की अधिक मात्रा होती है, और यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। ये ऊंचे स्थान पर है, मतलब कि उच्च भाग में है, तो यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। और इनका निर्माण जो होता है वो पुराने जलोढ़ों के द्वारा इनका निर्माण होता है, और कंकड़ व रेत से अधिक मात्रा होती है, और इसमें कंकड़ पत्थरों के कारण मतलब कि उच्च भूमि पाई जाती है और समतल भी भूमि नहीं रहती है। इसे स्थानीय भाषा में देखा जाए तो इसे भूण कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में भूण कहा जाता है, जो कि गंगा यमुना दोआब के ऊपरी भाग में यह मिलता है, यह देखने को मिलता है। अब आता है आपका 4th नंबर का कौन सा क्षेत्र आता है? खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र जो होता है एक तरीके से नवीन जलोढ़ से निर्मित होता है। तो इसका जो निर्माण किस तरीके से होता है? इसका निर्माण एक तरीके से नवीन जलोढ़ से इसका निर्माण होता है। यहाँ पर की मिट्टी जो होती है बहुत ही ज़्यादा उर्वर होती है, और यहाँ कछारी प्रदेश या बाढ़ का मैदान भी कहा जाता है, क्योंकि खादर प्रदेश का ही विस्तार डेल्टा प्रदेश में हुआ है, और जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। तो इस तरीके से ये आपकी ये 4 जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, तो इस तरीके से ये 4 क्षेत्रों में विभाजित करके डिवाइड करके आपको बताया गया है, जिसमें आपको मैप के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। अब आता है 4th नंबर पर आपका तटवर्ती मैदान के बारे में। तटवर्ती मैदान के संदर्भ में देखा जाए तो सबसे पहले आता है कि तटवर्ती मैदान के मतलब को हैं क्या, और इनका निर्माण किस तरीके से हुआ। तटवर्ती मैदान एक तरीके से देखा जाए तो इनका निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेप पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से इनका निर्माण होता है। जो आपकी जो नदियां हैं, जो पठारी, यहाँ पर आपका प्रादीपी पठार का हिस्सा है, यहाँ से जो अवसाद नदियाँ लेके आती हैं उनके जमाव के कारण यहाँ इन तटों का निर्माण हुआ है। इन तटों के संदर्भ में देखा जाए तो सबसे पहले आता है आपका पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान जो देखा जाए एक सक्रिय जलोढ़ पट्टी होती है, जहाँ पर बीचों बीच में पहाड़ी भूभाग भी है। यह गुजरात क्षेत्र के नर्मदा ताप्ती मुहाने से लेकर, यहाँ पर आपका नर्मदा ताप्ती मुहाना है, यहाँ से लेकर यह एक तरीके से यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई भी है वह भी सर्वाधिक है, और यहाँ पर कच्छ काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्री निक्षेपों की भी प्रधानता यहाँ पर देखने को मिलती है। यह गुजरात से लेकर इसका विस्तार यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर कन्याकुमारी तक, अंतरीप तक इसका विस्तार है, जिसको 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। जैसे कि कोंकण तट, जो कि गुजरात से गोवा तक का तट है, एक कोंकण तट हुआ। और फिर आता है गोवा से कर्नाटक के मैंगलोर तक, मतलब कि गोवा से मैंगलोर तक का जो तट है वह कन्नड़ तट है, और मैंगलोर से कन्याकुमारी तक का जो तट आता है वह मालाबार तट है। तो इस तरीके से ये 3 तटों के अंतर्गत इसे डिवाइड करके दिखाया गया है, जिसमें गुजरात से गोवा कोंकण तट, गोवा से मैंगलोर कन्नड़ तट, और आपका मैंगलोर से कन्याकुमारी में आपका मालाबार तट आता है। तो इस तरीके से ये आपके इसको मतलब कि एक शॉर्ट फॉर्म में याद करते हैं तो कोंकम के तौर पर याद कर लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड जब भौगोलिक अवस्थिति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें भी आता है कि आपका जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ क्या है और किस क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो इसमें जैसे कि आपका ये इतना क्षेत्र है तो इसको कोंकण कहा जाता है, यहाँ इसे कन्नड़ कहा जाता है, इसे मालाबार कहा जाता है। तो इसके शॉर्ट फॉर्म में इसे कोंकम के तौर पर याद कर लेंगे, ताकि कि आप एक सिक्वेंस वाइज इसको याद कर सकें।
फिर आता है आपका ये पूर्वी तटीय भाग। पूर्वी तटीय भाग के संदर्भ में एक तरीके से देखा जाए तो यह तटीय भाग ये उत्तरी सरकार से लेकर यह तमिलनाडु तट तक होता है। यहाँ पर ये इस तरीके से होता है। यहाँ जो उत्तरी सरकार का जो भाग है वह उड़ीसा आंध्र प्रदेश के तटवर्ती मैदान होते हैं, और ये आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक का ये यहाँ पर जो कोरोमंडल तट तक इसका विस्तार देखा गया। और यहाँ पर जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियाँ जो होती हैं यहाँ पर चौड़ाई इनकी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि अधिकतम चौड़ाई यहीं पर इनकी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से इनकी अवस्थिति है। यहीं पर आपको लैगून का भी मिलेगा, क्योंकि यहीं पर आपकी चिल्का, कोलेरू मतलब कि जितनी भी और पुलिकट जो झील है यहीं पर इन झीलों का भी निर्माण हुआ है। तो ये आपका पूर्वी तट है, जो कि आपके उत्तरी सरकार या जैसे उत्कल तट या कलिंग तट से लेकर यह आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के कोरोमंडल तक का इसका विस्तार किया गया। तो इस तरीके से इनकी पश्चिमी तट और पूर्वी तट की अवस्थिति है। अब आता है आपका इसका 5th नंबर पर द्वीपीय भाग के बारे में। द्वीपीय भाग के अंतर्गत आता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अवस्थिति को देखा जाए तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित एक द्वीप है, जो कि म्यांमार स्थित अराकान योमा का दक्षिणी विस्तार है। तो ये यहाँ पर इसकी अवस्थिति है, और इसमें एक तरीके से देखा जाए तो एक लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप होता है, और यहाँ पर कोको जलमार्ग इससे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करते हैं। और यहाँ पर 2 सुसुप्त ज्वालामुखी जैसे कि नारकोंडम द्वीप में पाए जाते हैं, और बैरन द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की विशेषता है। अब आता है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के संदर्भ में देखा जाए तो यह प्रवाल द्वीपों का समूह है। यहाँ पर ये प्रवाल द्वीपों का समूह है, जो कि सागरीय चबूतरों पर चूने पर प्रवाह करने वाली मूंगा जीवों के अस्थि पंजर से निर्मित होता है। तो इनका प्रवालों का निर्माण किससे होता है? यह आपके चूने के पर निर्वाह करने वाली मूंगा जीवों से इनका निर्माण होता है। तो यह प्रवाल द्वीप समूह जो है वह लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं, और कवरत्ती द्वीप यहाँ की लक्षद्वीप की राजधानी है। तो इस तरीके से इसको 5 तरीके से डिवाइड किया गया है, जिसमें आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो ये आपके इस तरीके से आप याद करती है तो आपका जितना भी फिजिकल मैपिंग है वो आपको याद हो जाएगा। अब आता है आपके प्रमुख दर्रों के बारे में बात कर लेते हैं कि जो भारत के प्रमुख पासेस है, जहाँ से होकर कौन कौन से पास होकर गुजरते हैं, इनके बारे में। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो ये मिनटेक है, ये आघिल है, यहाँ काराकोरम, केस कपांगला, बड़ा लाचला, सिपकिला, माना, नीति, लिपलुएक, बुर्जिल, पीर पंजाल, बनिहाल, जोजिला दर्रा, यहाँ नाथुला, जलेपिला, बूमला, यांगपांग, याप, दिफू, पांगसांड, तुजू, यहाँ थाल घाट, भोर घाट, और नीचे आपका आता है पाल घाट। तो इस तरीके से ये प्रमुख दर्रे हैं। तो इन दर्रों की अवस्थिति के संदर्भ में एक बार देख लेते हैं कि इन दर्रों में कौन कौन से दर्रे जो इम्पोर्टेंट है। तो उन दर्रों के बारे में भी विशेषता मतलब कि जान लेते हैं कि कौन सा दर्रे कहाँ पर पाए जाते हैं और इनकी क्या विशेषता है, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कि 4-5 दर्रों के नाम पूछ दिए और उसमें आपको ये बताना होता है कि ये किस क्षेत्र के दर्रे हैं, या फिर इनकी क्या विशेषता है, या फिर कौन सा दर्रा चर्चा में रहा और कहाँ पर किस दर्रे में कौन सी सुरंग का निर्माण हो रहा है। तो इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो हिमालय क्षेत्र के दर्रों की बात की जाए तो लद्दाख में अवस्थित है आपका काराकोरम दर्रा, जो कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, और इस दर्रे में चीन से जाने वाली सड़क बनाई जा रही है। तो इस दर्रे की विशेषता है। अब आता है बुर्जिल दर्रा, जो कि श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। फिर आता है जोजिला दर्रा, जो कि जॉस्कर श्रेणी में स्थित है और इसे श्रीनगर से लेह का मार्ग गुजरता है। फिर आता है पीर पंजाल दर्रा, जो कि कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग यहाँ से गुजरता है। फिर आता है बनियाल दर्रा, जो कि जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग यहीं से गुजरता है, और यहीं पर जवाहर सुरंग भी स्थित है। अब आता है सिपकिला दर्रा, जो कि शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। फिर इसके बाद आता है बड़ा लाचला दर्रा, जो कि मंडी से लेह जाने का मार्ग होता है। तो ये भारत के प्रमुख हिमालय क्षेत्र के दर्रे हैं, जो कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ये इस तरीके से अवस्थित हैं। तो ये प्रमुख दर्रे हैं। अब आता है नेक्स्ट उत्तराखंड के दर्रों के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तराखंड के अंतर्गत आते हैं आपका थांगला, माना, नीति। ये जो आपके 3 दर्रे हैं लीति और लिपुलेख, कौन कौन सी उत्तराखंड में है? थांगला दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, जो कि कुमायूं श्रेणी में स्थित है। यह मानसरोवर झील व कैलाश घाटी के मार्ग यहीं से गुजरते हैं। अब आता है सिक्किम के बारे में। सिक्किम के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ नाथुला और जलेपला है, जो कि व्यापक सामरिक महत्व रखते हैं। यह दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग यहाँ से होकर गुजरता है।
फिर आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के दर्रों में देखा जाए तो बोमडिला दर्रा जो कि तवांग घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है, यांगपांग दर्रा जो कि ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश है, दिफू या पांगसांग दर्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश में भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। फिर आता है मणिपुर जो कि तुजू दर्रा है, जहाँ पर इम्फाल से तामू या म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। महाराष्ट्र में आपका थाल घाट और भूर घाट आता है और केरल एवं तमिलनाडु में पाल घाट स्थित है। तो ये भारत के प्रमुख दर्रे हैं जिनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अपवाह तंत्र के बारे में। तो अपवाह तंत्र के संदर्भ में आपको सबसे पहले इसके संदर्भ में एक देखा जाए तो भारत जो है एक नदियों का देश है, जो कि आर्थिक विकास की दृष्टि से नदियों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और एक तरीके से देखा जाए तो मतलब कि आदिकाल से ही मानव की जीविकोपार्जन का ये महत्वपूर्ण साधन भी रहा है। नदियों में देखा जाए तो एक तरीके से भारत की जो अपवाह तंत्र है उसको दो तरीके से डिवाइड किया गया। एक तो आता है आपका हिमालय की नदियाँ आती हैं, दूसरा आता है प्रायद्वीपीय नदियाँ। इसको एक सिनॉप्सिस के तौर पर समझाया गया है, बताया गया है कि आपको अगर हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और एक तरीके से इनको एक तंत्र भी आपको समझाए गए हैं ताकि आप जब क्वेश्चन आए तो आपको ये पता रहे कि ये इस साइड गिरती है, मतलब कि ये गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है, ये सिंधु नदी तंत्र का है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का हिस्सा है और इनके जो इनकी सहायक नदियाँ होती हैं उनके नाम भी पूछ लेते हैं। तो ये एक तरीके से इनकी सहायक नदियाँ भी हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं, तो इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनमें एक सिनॉप्सिस में ही आपके कई सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो ये सिनॉप्सिस भी आपको याद रखना है, फिर आपको इनकी डिटेल में तो पढ़ेंगे ही, साथ में पढ़ ही रहे हैं। पहले नंबर पर आता है सिंधु नदी तंत्र, जिसके अंतर्गत आपकी 5 नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज आती हैं। फिर आता है गंगा नदी तंत्र, जिसमें रामगंगा नदी, शारदा या सरयू नदी, फिर आती है गंडक नदी, कोसी नदी, महानंदा नदी, कैन नदी, सोन नदी, दामोदर नदी, चंबल नदी आती है। फिर आता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जो कि जिसकी सहायक नदी आती है माकू, तरंग, तुई, जिरी, शोनाई, रुकनी, काठाखल, धलेश्वरी और लांग चिन्नी इसकी प्रमुख नदियाँ आती हैं। तो ये आपका सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदी तंत्र है। फिर आते हैं जो आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, इसके अंतर्गत 2 पार्ट से इसे डिवाइड किया गया है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में आती है जैसे स्वर्ण रेखा नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, पेन्नार नदी और पेल्लार नदी आती है। और इसके अंतर्गत अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ आती है जैसे नर्मदा नदी, ताप्ती या तापी नदी, साबरमती नदी, माही नदी, लूनी नदी और घग्गर नदी इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये प्रमुख नदियाँ हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं और ये अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ आती हैं। चलिए तो एक एक करके प्रमुख नदी तंत्रों के बारे में भी जानते हैं, साथ ही साथ में नदी के बारे में जानते हैं कि कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो सबसे पहले आता है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखा जाए तो यह तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तो ये कहाँ से निकलती है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से इस नदी का उद्गम स्थल होता है। एक तरीके से यह यहाँ से निकलती है और ये भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में इसी नदी पर ही सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसमें आपका जो नदियाँ जैसे भारत की सिंधु की जो सहायक नदियाँ झेलम और चिनाब हैं, तो इसमें भारत जो है वह 20% जल का उपयोग करेगा और सतलज एवं रावी में 80% जल पर उपयोग के लिए भारत को दिया गया है। तो इस तरीके से ये विवाद का मुद्दा भी बना रहा और ये अभी चल ही रहा है। 1960 से अभी तक ये प्रक्रिया चलती ही रहती है। अब आता है कि सिंधु नदी के सहायक नदी के बारे में जान लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है आपकी झेलम नदी, जो कि पीरबंजाल की पदस्थली से स्थित बेरीनांग झरने से निकलकर 212 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई बुलर झील में मिलती है। तो ये कहाँ पर झील मिलती है? बुलर झील में मिलती है। तो ये झेलम नदी का है। फिर आती है दूसरे नंबर पर चिनाब नदी, जिसे अस्किन नाम भी इसका रखा गया है। यह सिंधु की विशालतम सहायक नदी होती है, जो कि हिमाचल प्रदेश की चंद्रभागा कहलाती है। यह नदी लाहौल में बड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा नामक 2 नदियों के रूप में निकलती है और ये दोनों नदियाँ मिलकर ही चिनाब कहलाती हैं। तो ये कौन कौन सी नदी? चंद्र और भागा दोनों नदियाँ मिलकर ही 2 नदियों के रूप में निकलती हैं और ये दोनों जब नदियाँ मिल जाती हैं तो यह चिनाब कहलाती हैं। तो ये दूसरी नदी हुई। फिर तीसरी नदी आती है रावी नदी, जिसे परुशड़ी या इरावती नदी भी कहा जाता है। यह पंजाब के 5 नदियों में सबसे छोटी नदी है। इसका उद्गम स्थल कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप है और इसी के निकट ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकलती है और इसी घाटी को कुल्लू घाटी कहते हैं।
अब आती है ब्यास या बिपाशा नदी, जो कि कुल्लू पहाड़ी से रोहतांग दर्रे के दक्षिणी किनारे से इसका निकलती है और यह सतलज की सहायक नदी है। यह कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर सिंधु में मिल जाती है। फिर आती है सतलज या सतुर्दी नदी, जो कि मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस या राक्षसताल से निकलती है और यह सिपकला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है और स्पीति नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी होती है। तो ये इसकी सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं और इसके संदर्भ में मैप को देख लेते हैं कि यहाँ आपकी सिंधु नदी है जो कि इस तरीके से यहाँ जा रही है। फिर यहाँ पर आपकी ये सतलज नदी इस तरीके से होकर जाती है, जिसमें यहाँ से ब्यास नदी इसमें मिलती है, ब्यास नदी के संदर्भ में आती है। फिर यहाँ से आपकी ये आती है कौन सी नदी, इस तरीके से रावी नदी है। फिर यहाँ से आपकी ये चिनाब नदी है, फिर चिनाब नदी के बाद यहाँ झेलम नदी इस तरीके से है। तो इस तरीके से ये अवस्थिति इनके अंतर्गत आती है। तो ये आपका सिंधु नदी तंत्र के तौर पर है। अब आता है आपका दूसरा गंगा नदी तंत्र के बारे में। इसमें गंगा नदी तंत्र को बनाया गया है, जिसके संदर्भ में आपको समझाने की कोशिश की गई है कि आपका ये यहाँ से गंगोत्री नदी ग्लेशियर से इसका गंगा नदी का उद्गम स्थल है। इसको जानने के पहले गंगा नदी का निर्माण कहाँ से हुआ है इनके बारे में जान लेते हैं कि गंगा नदी का जो निर्माण एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ बद्रीनाथ में सतुपथ हिमनद है। यहाँ से एक जगह से आती है धौली गंगा, तो दूसरी जगह से आपकी विष्णु गंगा आती है। जब ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं तो यहाँ पर विष्णु प्रयाग का निर्माण करती हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कि किस प्रयाग पर कौन सी नदियों के संगम पर कौन से प्रयाग का नाम रखा गया। तो इसमें आपका विष्णु प्रयाग रहा, यानी कि पंच प्रयाग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो जिसमें पहला प्रयाग जो है वह विष्णु प्रयाग, जो कि विष्णु गंगा और धौली गंगा नदियों से मिलकर बना होता है। वहाँ से इस नदी का नाम अलकनंदा हो जाता है और फिर यह नदी आगे बढ़ते हुए जब नंदाकिनी से मिलती है तो यहाँ पर आपका नंद प्रयाग का निर्माण करती है। फिर अब ये अलकनंदा फिर आगे की ओर जाती है तो वह पिंडार नदी से मिलती है, तो यहाँ पर कर्ण प्रयाग का निर्माण होता है। फिर अलकनंदा आगे की ओर जाती है तो यह मंदाकिनी नदी, जो कि केदारनाथ से होकर आती है, तो इससे जब मिलती है तो अलकनंदा को यहाँ पर रुद्रप्रयाग का नाम होता है। यहाँ पर जब उत्तरकाशी गंगोत्री गोमुख से जब भागीरथी निकलती है तो यहाँ पर ये भागीरथी से भीलंगाना नदी मिलती है, मतलब कि भीलंगाना नदी जो है वह भागीरथी से मिलती है और ये यहाँ से होते होते यहाँ पर अलकनंदा जब भागीरथी से मिलती है, यहाँ से अलकनंदा आ रही है और यहाँ से ये भागीरथी नदी है, जब यहाँ पर ये मिलती है तो इसका नया नाम गंगा हो जाता है और यह देवप्रयाग कहलाता है। तो गंगा का निर्माण कहाँ से हुआ है? देवप्रयाग से, जो कि भागीरथी और आपकी अलकनंदा नदी के संगम से हुआ है। और यही जब नदी आगे की ओर आती है तो यह प्रयाग में आती है, जिसे प्रयाग कहा जाता है, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती, जो कि लुप्त प्राय है, इनके संगम का निर्माण करती है। तो इनके पंच प्रयाग के जो नाम है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि विष्णु प्रयाग जो है विष्णु गंगा धौली गंगा से मिलकर बनी है। नंद प्रयाग जो है वह अलकनंदा नंदाकिनी से, कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडार से, रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी से, देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी से। तो इस तरीके से ये आपको एक मैप के थ्रू बताया गया है। अब चलिए जानते हैं गंगोत्री के जो इसका उद्गम है, इसके बाएं तट से कितनी नदियां मिलती हैं, दाएं तट से कितनी नदियां मिलती हैं। तो इसके संदर्भ में ये मैप के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश की। गंगोत्री यहाँ से आपके गंगोत्री ग्लेशियर से यहाँ से निकलती है, फिर यहाँ से होते होते जब ये गुजरती है, यहाँ से एक तरीके से ये आती है, तो यहाँ आपकी जो यमुनोत्री जो है, यमुनोत्री मतलब कि यमुना नदी जो है वह यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो साथ ही साथ में कुछ आगे आके यहाँ पर इससे टॉन्स नदी मिल जाती है। तो ये गंगा जो यमुना नदी है यहाँ पर आके इलाहाबाद में मिल जाती है। फिर यहाँ की एक तरीके से देखा जाए तो रामगंगा नदी गंगा में मिलती है कन्नौज के निकट। फिर यहाँ पर गोमती नदी जो आती है वो यहाँ मिल जाती है और गोमती नदी पर लखनऊ शहर बसा हुआ है। घाघरा नदी भी यहाँ पर गंगा से आकर मिलती है, गंडक नदी भी मिलती है, कोशी नदी भी मिलती है, यहाँ पर महानंदा नदी मिलती है। तो इस तरीके से ये नदियाँ मिलती हैं। अब आती है इस साइड की नदी है जो कि यमुना नदी में आपकी यहाँ से चंबल नदी आती है। जो चंबल नदी कौन कौन सी नदियों से मिलती है? काली सिंध इसकी सहायक नदी है, पार्वती और बनास नदियाँ ये चंबल नदी में मिलकर ये आपकी यमुना से मिलती है। सिंध नदी यहाँ पर मिलती है, बेतवा नदी, कैन नदी भी इससे मिलती है। यहाँ पर सोन नदी होती है जो कि यहाँ पर पटना में आके यहाँ गंगा में मिल जाती है। और ये यहाँ पर हुगली नदी हुई और यहाँ पर ये दामोदर नदी और यहाँ पर ये पद्मा नदी इसमें मिलती है। तो इस तरीके से इसका एक डायग्राम के तौर पर है। अब चलिए एक एक करके नदियों के बारे में जान लेते हैं कि किस नदी का उद्गम कहाँ पर हुआ है। सबसे पहले तो आते हैं गंगा नदी। गंगा नदी की देखा जाए तो यह भागीरथी और अलकनंदा नदियों का एक सम्मिलित रूप है जो देवप्रयाग के निकट मिलकर गंगा में मिलती है। और यह गंगा नदी का मुख्य स्रोत उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से हुआ है।
अब आता है गंगा की सहायक नदियों में सबसे पहली आती है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी का एक तरीके से उद्गम देखा जाए तो यह गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत एक छोटी नदी है और यह कन्नौज के निकट गंदगांव में मिल जाती है। फिर दूसरी आती है सरयू नदी, जो कि सरयू नदी नेपाल हिमालय के मिलाप हिमालय से निकलती है और यह प्रारंभ में गौरी गंगा के नाम से जानी जाती है। यह भारत नेपाल की सीमा पर इसे कोली नदी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट नदी आती है गंडक नदी, जो कि गंडक धौलागिरी और एवरेस्ट पर्वत के मध्य नेपाल हिमालय से निकलती है और यह नेपाल के मध्य भाग से जल बहाकर लाती है और यह पटना के निकट सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। फिर आती है कोशी नदी, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसमें कोशी एक पूर्ववर्ती नदी है और यह प्राय मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण से बिहार का शोक भी कहा जाता है। अब आती है महानंदा नदी, जो कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलकर गंगा में मिलती है। इसको जल्दी जल्दी इस कारण कराया जा रहा है ताकि आपके 1 घंटे में बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाए, क्योंकि एक जितने भी टॉपिक आपके ये 6-7 टॉपिक है, इनके लिए एक टॉपिक पे आपका 1 से 1.5 घंटा लग जाता है और जब आपका 1 घंटे में इतने सारे टॉपिक कराएंगे तो आपको उसको जल्दी जल्दी करके ही आपको पढ़ना होगा ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको जो चीज़ छूटा हुआ है वो भी रिवाइज अच्छे से हो जाए और एक तरीके से माइंड मैप भी बन जाए, ताकि आप जब एग्ज़ाम देने बैठें तो आपको कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं रहे कि कम टाइम में आपका अच्छे से अच्छा रिवीजन हो। कैन नदी के बारे में कि पौराणिक नाम इसका कर्णवती है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है और इस नदी के तट पर चित्रकूट स्थित है। फिर आती है आपकी सोन नदी, जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा के उद्गम के निकट इसका निकलती है। गंगा के दाहिने तट से मिलने वाली प्रमुख नदी और इसके रेत में सोने की कड़ मिलती है और पटना में गंगा में ये मिलती है। फिर आती है इसके बाद दामोदर नदी, जो कि एक तरीके से पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली एक नदी है। दामोदर नदी झारखंड का छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर पश्चिम बंगाल में पहुंचती है और हुगली नदी के समुद्र में गिरने से यह पूर्व से मिलती है। फिर आती है यमुना नदी, जो कि यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, जो कि टिहरी गढ़वाल जिला से निकलती है और यह गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। हिमालय पर्वत के उत्तर की ओर इसमें टोंस नदी आकर मिलती है। फिर आती है चंबल नदी, जो कि मध्य प्रदेश में मालवा पठार में स्थित महू के निकट निकलती है। अब आता है आपका तीसरा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के संदर्भ में देखा जाए तो ये यहाँ पर इन नदी का जो ग्लेशियर है वह कहाँ से निकलती है, यह चैमो लुंग युंग डुंग ग्लेशियर से यह निकलती है। यहाँ से ये निकलती है तो इसका नाम क्या होता है, सांगपो यारलुंग इसका नाम होता है। यह ब्रह्मपुत्र नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है और इसका जो जल विसर्जन में कुल आयतन की दृष्टि से यह संसार की 4 बड़ी नदियों में यह शामिल है। यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो यह तिब्बत में यानी कि चीन में, भारत और बांग्लादेश में इस नदियों का विस्तार है और इसका जो अपवाह तंत्र एक तरीके से देखा जाए तो 5,80,080 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैली हुई है। इसके कैलाश श्रेणी में यह दक्षिण मानसरोवर झील के निकट यह हिमनद है, वहाँ से यह निकलती है, यहाँ से यह निकलती है। उसके बाद इस नदी का बेशन मानसरोवर झील से मरियन ला दर्रे द्वारा पृथक होता है और यह तिब्बत में अधिकतर मार्ग इसका तिब्बत में है और इसका स्थानीय नाम वहाँ पर सांगपो यानी कि यारलुंग था, मतलब कि इसका नाम है शुद्ध करने वाला। तो इसका अर्थ क्या होता है, शुद्ध करने वाला, तो इसका एक तरीके से अर्थ होता है शुद्ध करने वाला। अब यह विश्व के सबसे आश्चर्यजनक नौका गम्य जल मार्गों में से भी एक है और यह नमचा वर्गा के जो पूर्वी भाग है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में आपका नमचा वर्मा है, वहाँ से ये कि इसके पूर्वी भाग से यह एक तीखे मोड़ के साथ यहाँ पर प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। यह पासीघाट से होते हुए इसकी सहायक नदियाँ जब पासीघाट से यह होती हुई जाती है तो यहाँ की इसकी सहायक नदियों में आपकी दिबांग और लोहित होती हैं। फिर यह जब दिबांग और लोहित नदियों के साथ मिलकर यह ब्रह्मपुत्र इसका नाम पड़ता है, मतलब कि पहले इसका नाम सांगपो यारलुंग था, फिर बाद में इसका नाम एक तरीके से दिबांग और लोहित नदियाँ जब इससे मिलती हैं तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा और ये फिर होते हुए असम घाटी में प्रवेश करती है। जब ये असम घाटी में यहाँ पर प्रवेश करती है तो इससे सुबनसिरी, मानस और भी नदियाँ जैसे कि आती है जिया भरेली, धनसिरी, पुथुमारी, पगलथिया, मानस, ये प्रमुख नदियाँ इससे होती हैं। तो इस तरीके से ये जाती है और यहीं पर एक सबसे बड़ा माजुली द्वीप समूह भी यहाँ पर निर्माण करती हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ होती हैं, इस तरीके से है। और जब ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में इसका नाम जमुना पड़ जाता है और ब्रह्मपुत्र में तिस्ता आदि नदियाँ मिलकर अंत में पद्मा यानी कि गंगा में मिल जाती है। गंगा का नाम भी यहाँ के
पद्मा में होता है। और मेघना की जो मुख्य धारा है, ये मेघना की मुख्य धारा है वह बराक नदी का उद्भव एक तरीके से, जो कि मणिपुर की पहाड़ियों से इसका उद्भव हुआ है। तो इस तरीके से ये ब्रह्मपुत्र का नदी तंत्र है, जो कि जब आपका एक तरीके से याद किया जाए तो ये चेमयुंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है। जब ये निकलती है तो इसका नाम सांगपो या यारलुंग रहता है। इसका जो अर्थ है वह शुद्ध करने वाला होता है। और जब ये यहाँ से होते हुए आती है तो जब दिबांग और लोहित नदियाँ इससे मिलती हैं तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। फिर इससे सुबनसिरी, मानस, धनसिरी, कपिली, जमुना, तिस्ता, पद्मा इस तरीके की नदियाँ इससे मिलती हैं और ये यहाँ जाके गंगा में मिलती है। तो इस तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। अब आता है आपकी प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। प्रायद्वीपीय नदियों के संदर्भ में देखा जाए तो प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं वह चौड़ी, लगभग संतुलित एवं उथली घाटियों से होकर बहती हैं। और ये बड़े मैदानों की अपेक्षा यहाँ की नदियाँ छोटी और कम संख्या में होती है और यहाँ वर्षा कम होती है। प्रायद्वीपीय नदियों को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। एक तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और दूसरी आती है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के अंतर्गत पहली आती है स्वर्ण रेखा नदी, जो कि रांची के दक्षिण पश्चिम पठार से निकलती है, बालासोर के निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है और पूर्वी दिशा में बहते हुए जमशेदपुर से होकर गुजरती है। फिर आती है ब्राह्मणी नदी, जो कि छोटा नागपुर पठार की रांची के दक्षिण पश्चिम में निकलती है। इसके बाद आती है महानदी, जो कि यह नदी कोयल या शंख नदियों के संगम से होकर छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा से निकलकर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए कटक के निकट बड़ा डेल्टा बनाती है। फिर आती है गोदावरी नदी, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसका उद्गम स्थान पश्चिमी घाट की नासिक की पहाड़ियों में त्र्यंबक से इसका उद्गम हुआ है। कृष्णा नदी, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है, यहाँ पर महाबलेश्वर के निकट स्थित है। कावेरी नदी, जो कि कर्नाटक के कुर्ग जिले में है, जो कि ब्रह्मगिरी के निकट से निकलती है और दक्षिण की गंगा से उपमा दी गई है। पेन्नार नदी, जो कि कर्नाटक के कोलार जिले में नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है। पलार नदी, जो कि कर्नाटक राज्य की कोलार जिले में निकलती है। बेगई नदी, जो कि तमिलनाडु राज्य की मदुरई जिले के वर्षानद पहाड़ी से निकलकर मदुरई, रामनाथपुरम आदि जिलों से प्रवाहित होकर मंडपम के पास पाक की खाड़ी में गिरती है और मदुरई इसी नदी के तट पर स्थित है। अब आता है ताम्रपर्णी नदी, जो कि एक तरीके से तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जनपद की प्रमुख नदी और इसका उद्गम दक्षिणी सह्याद्री के अगस्त्यमलाई पहाड़ी के ढालों से मन्नार की खाड़ी में ढालों से होता है तथा यह मन्नार की खाड़ी में गिरती है। तो इस तरीके से ये ताम्रपर्णी नदी है। अब आती है नेक्स्ट नदियाँ अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियों के बारे में, जिसमें पहले नंबर पर आती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से इसका उद्गम स्थान है और यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। और यह एक तरीके से देखा जाए तो उत्तर में यह विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी में होकर बहती है। तो अब नेक्स्ट आती है तापी या ताप्ती नदी, जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुड़ा श्रेणी में निकलती है। साबरमती नदी, जो कि राजस्थान के मेवाड़ पहाड़ियों से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी, जो कि मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है। लूनी नदी, जो कि राजस्थान की अजमेर दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी के नांग पर्वत से लेकर कच्छ के रन दलदल में विलुप्त हो जाती है। और फिर आती है घग्गर नदी, जो कि हिमालय पर्वत की शिवालिक पहाड़ियों से शिमला के पास से निकलती है। तो ये प्रमुख इसकी नदियाँ हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी से निकलने वाली नदियाँ हैं और अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियों का विस्तार है। तो यहाँ पर आपका प्रवाह तंत्र की जो भी प्रमुख नदियाँ थी उनके बारे में फिनिश होता है टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में। भारत के प्रमुख जलप्रपात के संदर्भ में देखा जाए तो जो कुंचिकल जलप्रपात है वह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह कर्नाटक के वराही नदी पर स्थित है। और कावेरी नदी तमिलनाडु में होगेनकल जलप्रपात तथा कर्नाटक राज्य की भार चुस्की और बालमोरी जलप्रपात भी यहाँ पर अवस्थित है। चलिए तो जलप्रपात और उनकी अवस्थिति के बारे में जान लेते हैं, जिसमें आपका आता है कुंचिकल जलप्रपात जो है वह आता है बराही नदी पर कर्नाटक राज्य में 455 मीटर पर है। फिर आता है दूध सागर जलप्रपात जो मांडवी नदी पर गोवा तट पर 310 मीटर है। जोगिया गरसोपा जलप्रपात जो शरावती नदी पर कर्नाटक में 255 मीटर है। यन्ना जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में 183 मीटर पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है 90 मीटर पर। गोकक जो जलप्रपात है गोकर्ण नदी पर कर्नाटक में 55 मीटर पर। पायकारा नीलगिरी क्षेत्र में तमिलनाडु पर स्थित है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी में राजस्थान में है। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी में राजस्थान में स्थित है।
बिहार में चोटौंस जलप्रपात है और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है जो कि मध्य प्रदेश में है, और जो आपका बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर राजस्थान में स्थित है, 100 मीटर का है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में है जो कि 74 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो इस तरीके के ये जलप्रपात हैं, भारत के प्रमुख जलप्रपात है और इनकी अवस्थिति के साथ साथ स्थान और मीटर के संदर्भ में दिया गया। अब आता है हमारा आज की श्रृंखला के अंतर्गत प्रमुख झीलों, जो कि इसका लास्ट टॉपिक है। प्रमुख झीलों के संदर्भ में देखा जाए तो इसको एक मैप के संदर्भ में बताया गया है कि ये तुसुकर झील, तुसुमोरोरी झील जो कि लद्दाख में स्थित है, आपकी हिमाचल प्रदेश में स्थित झील सूरजताल झील, चंद्रताल झील, नोको झील, यहाँ पर आपकी मनसा झील, बुलर झील, ढल झील, जम्मू कश्मीर में जामसर झील, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आपकी रेणुका झील भी आती है, पंजाब में हरिके और कांजली झील, यहाँ पर आपकी राजस्थान में सांभर झील, पुष्कर झील, राजस्थान की नक्की झील, पंचभद्र झील, देवर झील आती है, राजसमंद झील आपकी आती है। फिर आती है यहाँ पर उत्तराखंड में सात ताल झील, भीमताल झील, रूपकुंड झील, नैनीताल आती है। आपकी सिक्किम में सांगपो झील आती है, असम में दीपोर झील, नागालैंड में मणिपुर में लोकटक झील और त्रिपुरा में रुद्रसागर झील। तो इस तरीके से झील है। मध्य प्रदेश में भोज झील, तवा बोहर झील आती है, गुजरात में नल सरोवर झील आती है। फिर आपका जो महाराष्ट्र है वहाँ पर लोनार झील आती है, तेलंगाना में हिमायत सागर झील, ओस्मान सागर झील, उड़ीसा में चिल्का झील, आंध्र प्रदेश, फिर यहाँ पर आपका तमिलनाडु में बीरागम झील, चेम्बरकलम झील आती है और केरल में आपकी बेमना झील, सस्थमकोट्टा झील, अष्टमुडी झील इसके अंतर्गत आती है। तो ये भारत की प्रमुख झीलें हैं जिसके अंतर्गत ये प्रमुख झीलों के संदर्भ में दिया गया है कि इनकी अवस्थिति के अंतर्गत मैप के माध्यम से इसको समझाया गया। चलिए तो इनकी झीलों के बारे में एक एक करके इनके डिटेल में भी पढ़ लेते हैं, जिसमें आती है पहले नंबर पर बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित भारत की सबसे ताजी जल की झील है और बुलर झील झेलम नदी की निर्मित गोखुर झील का एक उदाहरण है। फिर आता है डल झील, जो कि हिमानी निर्मित श्रीनगर जम्मू कश्मीर में ताजे जल की झील है और यह झील 8 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी है और कई स्थानों पर दलदल होने के कारण यह कम गहरी भी है। फिर आता है सांभर झील, जो कि राजस्थान के जयपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह भारत के अंतःस्थलीय बृहद खारे जल की झील है और यह झील नमक की आपूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर रहती है। फिर आती है देवर झील, जो कि राजस्थान के उदयपुर स्थित मीठे जल की झील है और इसे नमक उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो 17वीं शताब्दी में उदयपुर के राजा ने इसे निर्मित कराया था। फिर आती है लोकटक झील, जो कि उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में स्थित है। यह मीठे पानी की झील है जिस पर जल विद्युत केंद्र भी है और यह झील विश्व की तैरती द्वीपीय झील के रूप में प्रसिद्ध है। इस झील पर केवला लामझाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी है और इस झील पर तैरते हुए घर को फुंडी कहा जाता है। फिर आता है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित खारे पानी की बृहत्तम झील है जहाँ पर झींगा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर आती है कोलेरू झील। कोलेरू झील एक तरीके से आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य ताजे जल की झील है। पुलिकट झील, जो कि आंध्र तट पर स्थित खारे जल की लैगून झील है और यह समुद्र से बालू की भित्ति द्वारा अलग होने से बनी है। बेमेनाथ झील, जो कि केरल तट पर स्थित खारे जल की लैगून झील है और इस झील में वेलिंगटन द्वीप है जहाँ पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान NH-47A वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। फिर आता है लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में स्थित है जहाँ पर ज्वालामुखी या उल्कापात द्वारा निर्मित झील है। रेणुका झील, जो कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला स्थित ताजे जल की झील है, यहीं पर चिड़ियाघर या लाइन सफारी स्थित है। रूपकुंड झील, जो कि उत्तराखंड के मध्य हिमालय स्थित ताजे जल की प्राकृतिक झील है। सस्थमकोट्टा झील, जो कि केरल के कोल्लम जिला स्थित बृहद ताजे जल की झील है। सत्ताल झील, सत्ता झील, जो कि उत्तराखंड के कुमायूं प्रचंडित झीलमताल नगर के निकट स्थित नई कई झीलों का समूह है जो प्रवासी पक्षियों के लिए स्वर्ग है। सूरजताल झील, जो कि हिमाचल प्रदेश में बड़ा लांचा दर्रे के निकट ताजे जल की झील है। फिर आता है तवा बोहर झील, जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी पर बांध बनाकर इसे निर्मित किया गया है। फिर आता है सोंगमो झील, जो कि सिक्किम के गंगटोक जिला स्थित ताजे जल की झील है। फिर आता है अष्टमुडी झील, जो कि केरल के कोमल जिला स्थित लैगून या कयाल झील जिसकी 8 शाखाएं और रामसर समझौते द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। फिर आता है भीमताल झील, जो कि उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित मीठे जल की झील है जिसमें केंद्र में एक छोटा द्वीप है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। फिर आता है आपकी नेक्स्ट झील चेम्बरमक्कम झील, जो कि तमिलनाडु के चिंगपुट्टू जिले के चेन्नई से 40 किलोमीटर दक्षिण में अवस्थित है। इस झील में अड़यार नदी उद्गमित होती है।
फिर आती है पंचभद्रा झील, जो कि राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है और यह खारे जल की झील है और वर्षा की कमी के कारण इस झील से नमक निकालने में काम में बाधा आती है और प्रदूषण के कारण इसका क्षेत्रफल घट रहा है। फिर आता है चोलहामू झील, जो कि सिक्किम के उत्तरी भाग में 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो भारत की सबसे ऊंची झील है और तीस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है और यहाँ पर देवताल की भी सबसे ऊंचाई देखी जाती है। तो ये आपकी प्रमुख झीलें हैं। तो आपके जो मेजर टॉपिक थे इस श्रृंखला के अंतर्गत आपके 1 घंटे में सभी टॉपिक कवर किए गए। इन टॉपिक में आपको जितने भी टॉपिक हैं इनसे 2-3 क्वेश्चन तो आपके 3-4 क्वेश्चन बनते ही हैं, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो यह भारत की फिजिकल ज्योग्राफी कवर होती है एक तरीके से। तो आप इसको लेक्चर को एक बार देख लें, एक बार से दूसरी बार देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता, आप क्योंकि तैयारी तो कर ही रहे हैं तो आपका रिवीजन के बेसिस पे आपका कवर भी हो जाएगा और एक तरीके से आपको नई कुछ चीज़ें आपकी स्किप हुई होगी तो वो भी इसमें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, क्योंकि इस एक PDF बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी सारी चीज़ों को मेमोराइज करना होता है, कई सारी चीज़ों को उस तरीके से बनाना होता है। तो आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और जिसको बताएंगे काफ़ी सारे लोगों को, ताकि जो अभ्यर्थी ने अभी मतलब कि स्टार्ट किया हुआ है, अटेम्प्ट दे रहा है या फिर कई सारी चीज़ों स्किप करते हुए भी पढ़ाई कर रहा है या फिर जहाँ पर संसाधनों की पहुँच नहीं है, तो वहाँ तक अगर ये चीज़ें पहुँच जाती हैं तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी कि अब इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।